माँ, माँ भाभी कहाँ है? अरे बेटा, नाम मत ले उस अपशगुनी का। मायके भेज दिया मैंने उसे। अपने बेटे पिंटू के मुंह से रीमा का नाम सुनते ही चिढ़ते हुए बोली लीला जी। क्या माँ, आपका दिमाग तो सही है। यहाँ घर में शादी है और आपने भाभी को मायके भेज दिया और मुझे पता भी नहीं इसके बारे में। देख बेटा, ज़्यादा इमोशनल बनने से काम नहीं चलने वाला है। इधर घर में शुभ कार्य हो रहा है और शुभ कामों में ऐसे अपशगुनिया की जरूरत नहीं पड़ती है। बस 4 दिन के लिए ही भेजा है। जैसे ही शादी खत्म हो जाएगी मंगवा लूंगी उसे। वाह माँ वाह, घिन आती है मुझे आपकी सोच पर। इतनी घटिया सोच है आपकी। आपने एक बार भी भाभी के बारे में नहीं सोचा, उनकी तकलीफ के बारे में नहीं सोचा। क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। उनके घर में शादी है और वही घर से निकाल दी गई है। माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। जब तक भाभी नहीं आएंगी मुझे भी शादी नहीं करनी है। कहते हुए हल्दी की रस्म से उठकर तुरंत ही पिंटू अपने कमरे में जाकर बैठ गया। पिंटू की इस हरकत से लीला जी गुस्से में पागल हो गई। एक नज़र धीरे से चारों ओर डाली। औरतें मंगल गीत गा रही थी, चारों तरफ भीड़ थी। फिर ऐसे अचानक पिंटू के उठ के चले जाने से लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी थी। इज्जत की खातिर लोगों से नजरें बचाते हुए लीला जी भागकर पिंटू के कमरे में जाती है और उसे इज्जत की दुहाई देते हुए कहती है, पिंटू, तुम्हें जरा भी घर की इज्जत का ख्याल नहीं है। उस अपशगुनी के चक्कर में तुम मेरे घर की इज्जत बर्बाद करने पर तुले हो। गांव समाज की औरतें आई है, गीत हो रही है और तुम अचानक से उठ के चले आए। बताओ, लोगों के बीच में बातें हो रही है, क्या जवाब दूं मैं सबको? क्यों माँ, जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है? जाकर बोल दो कि आपने अपने घर की बहू को, अपने घर की लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया है। अपशगुनी कहते हुए उसे मायके भेज दिया है, इसलिए ये हल्दी की रस्म रुक गई है। पिंटू की बातें सुन लीला जी चिढ़ते हुए बोली, बेटा, कुछ ज़्यादा ही भाभी पर प्यार नहीं आ रहा है तुझे? हाँ माँ, आ रहा है और पूरी जिंदगी आएगा। आपने मुझे जन्म दिया है लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी बनाई है। भले ही वो मेरी भाभी है लेकिन मेरे दिल में उनके लिए आपसे कम मान सम्मान इज्जत नहीं है। भाभी होते हुए भी उन्होंने मेरे लिए माँ का फर्ज निभाया है। मैं उनके बिना ये शादी नहीं कर सकता। अब पिंटू अपनी जिद पर अड़ गया था। लीला जी को समझ में नहीं आया क्या करे। बाहर का माहौल भी वही था, चारों ओर पिंटू को लेकर बातें हो रही थी। इधर पिंटू की भाभी रीमा बेचारी मायके आकर एक कोने में बैठकर आंसू बहाए जा रही थी। उनके जी में आ रहा था कि जोर जोर से चीख चीख कर रोए, चिल्लाए, मन में उठते हुए तूफानों को बाहर फेंक निकाले। लेकिन किसके सामने रोए? कौन है जो उसके दुख को, उसके तकलीफ को समझ सके? माँ बाप थे नहीं। भाई दिन भर ऑफिस में ही रहता था। भाभी के पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि बैठकर उसके साथ 2 मिनट बातें ही कर ले। बड़ी मुश्किल से तो 4 दिन के लिए वो आई थी, जो वो भी भाभी से दूर दूर रहकर ही बिताती। रीमा की आंखों में अनायास आंसू बहे जा रहे थे। मन में बार बार भाग भाग कर ससुराल में होने वाली शादी की रस्म में जाते थे, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत ऐसी बना रखी थी कि वो किसी शुभ काम में, किसी की रस्म में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो विधवा थी। 1 साल पहले उसके पति का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। कोई बच्चा भी नहीं था जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मायके ससुराल में मिलाकर पति के बाद एक पिंटू ही था जो अपनी भाभी को समझता था, रीमा को समझता था, माँ से कम इज्जत नहीं देता था वो रीमा को। और इसी इज्जत की खातिर आज शादी की रस्म से उठ बैठा है, बस रीमा के लिए। इधर लीला जी पिंटू का हाथ पैर जोड़कर थक चुकी थी, लेकिन पिंटू किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं था। बिना भाभी के वो शादी के मंडप में जाना ही नहीं चाहता था। जब लीला जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली तो गुस्से में बौखला कर चिल्लाती हुई चिल्ला पड़ी, पिंटू, क्या चाहता है तू? एक लौता तू ही तो बचा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी? चुपचाप चल के हल्दी की रस्म में बैठ। उस अपशगुनी का साया भी मैं इस शादी में नहीं पड़ने दूंगी। बार बार रीमा के लिए माँ के मुंह से अपशगुनी सुन सुनकर बौखला गया पिंटू। बस माँ, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। अरे किसे अपशगुनी कह रही हो माँ? भाभी को?
अरे तुम्हें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे लिए, इस घर के लिए। आज मेरी जिस कमाई को लेकर तुम शान से लाखों का दहेज मांगकर ये शादी करने को तैयार हो रही हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से। भूल गई माँ, मेरी इस नौकरी के लिए 5 लाख का घूस देना था और पैसे नहीं हो पा रहे थे, ना आपके पास ना पापा के पास। पैसे ना मिलने की वजह से ये नौकरी मेरे हाथ से जाते जाते बची है। जब कहीं से पैसे नहीं मिले तो भाभी ने अपने सारे गहने बेच दिए, बिना एक पल सोचे, बिना एक पल गवाए कि अभी तो उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उनके खर्चे पड़े हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, तब जाकर मुझे ये नौकरी मिली। और आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई माँ? यही नहीं, मैं आज जो यहाँ जिंदा खड़ा हूँ वो भी कहीं ना कहीं भाभी की वजह से है, क्योंकि उस दिन भैया की जगह मैं जाने वाला था, लेकिन मेरा फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही थी। भाभी ने मुझे जाने नहीं दिया, नहीं तो भैया की जगह इस घर में मेरी लाश आती। तुम सब कुछ भूल गई माँ। पिंटू की बातें सुन लीला जी एकदम शांत हो गई, उनका गुस्सा भी पल भर में गायब हो गया। वो धीरे से बोली, देख बेटा, अब तो वो चली गई है, शादी कर ले, इज्जत की बात है। बाहर औरतों के बीच में बातें हो रही है। नहीं माँ, मैं बिना भाभी की शादी नहीं करूँगा, बोल दिया ना। और आपने क्यों भेजा उन्हें? क्यों? इसलिए कि वो विधवा है, उनके पति नहीं है, वो अपशगुनी है, या इसलिए कि वो आपकी सौतेली बहू है, आपके सौतेली बेटी की पत्नी है? पिंटू ने सच्चाई इतने गुस्से में बोला कि लीला जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शायद पिंटू उनके दिल की बात बोल गया था, क्योंकि रीमा लीला जी की सौतेली बहू थी। रीमा का पति जब 1 साल का था तभी उसकी माँ गुजर गई थी। फिर लीला जी इस घर में बहू बनकर आई थी। पिंटू की बात सुन लीला जी को कुछ बोलते ही नहीं बना। क्या बोले, घबरा गई। फिर बड़े ही प्यार से बात को पलटते हुए बोली, बेटा, सही नहीं होता है ऐसे शुभ काम में ऐसे लोगों का आना। ये मैं नहीं कह रही, लोग कहते हैं कि ऐसे औरतों को दूर रहना ही सही होता है। बस मैंने तो वही किया जो समाज करता है। अब लीला जी बात बनाने की कोशिश करने लगी। पिंटू अच्छे से समझ गया माँ की बातों को और व्यंग में हंसते हुए बोला, अच्छा माँ, तो ये समाज बस अपने नियम बहू के ऊपर लगाता है, बेटियों के ऊपर नहीं। अपने बड़ी बेटी को देखा तुमने, उनके भी तो पति नहीं है, वो भी तो विधवा है। फिर वो क्यों हर शगुन में शामिल है? क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। और तुम्हारी बड़ी बहन, उनके भी तो पति नहीं है, फिर वो क्यों शामिल है? क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। माँ, सारी बुराई बस बहू में है। ये तो पिंटू ने लीला जी के ऊपर बम फोड़ने जैसा काम कर दिया था। लीला जी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, आंखों में आंसू आ गए। एक नज़र बेटी की ओर उठाकर देखी। जवान विधवा बेटी को देख उनका कलेजा चीर कर रह गया। बेटी को देखते ही रो पड़ी लीला जी, क्योंकि बेटी के पति की मौत भी 1.5 साल पहले हो चुकी है। जैसी रीमा थी वैसे ही उनकी बड़ी बेटी भी थी। बेटी को देखते ही लीला जी का मन इतना भर गया कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गई कि शायद पिंटू सही कह रहा है, जो हालत मेरी बेटी की है वही हालत तो बहू की भी है। फिर उस बेचारी ने तो इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, फिर मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ लीला जी को, और उन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके रीमा को तुरंत आने के लिए बोला। सास का बुलावा पाकर पहले तो रीमा को विश्वास ही नहीं हुआ, फिर जब उसे सारी बातें पता चली तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। देर से ही सही, कम से कम उसका परिवार उसे समझता तो है। वो जिस हालत में थी उसी हालत में ससुराल के लिए निकल पड़ी। रीमा को देखते ही लीला जी ने सबसे पहले उससे माफ़ी मांगी और रोते हुए कहा, बेटा, माफ़ कर दे मुझे, मैं समाज के नियमों में उलझ के रह गई थी, डर गई थी, और ये नियम मैं बस बहू के ऊपर लगा बैठी। आज पिंटू ने मेरी आंखें खोल दी। जब वही नियम बेटी और बहन के ऊपर लगाने का टाइम आया तो मैं कमज़ोर पड़ गई। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी इस घर में। अब चलो अपने इस नालायक देवर की हल्दी करवाओ, बिल्कुल जाने को तैयार नहीं हुआ तुम्हारे बिना। कहते हुए आंसू पोंछते हुए लीला जी बाहर निकल गई। रीमा आंखों में आंसू लिए पिंटू को देखते हुए बोली, पिंटू,
ये क्या नौटंकी है? शादी में लेट क्यों कर रहे हो? भाभी, मैं आपके बिना शादी कैसे कर सकता हूँ? जब तक आप मुझे तिलक लगाकर रस्म शुरू नहीं करोगी तब तक भला मैं शादी कैसे करूँगा? पिंटू भी मजाक मजाक में ही बोला। पिंटू की बातें सुन रोते हुए रीमा बोली, पिंटू, आज तुमने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। नहीं भाभी, सम्मान नहीं, आपका हक दिया है। अब चलिए, आपकी वजह से पहले ही मैं अपने शादी में इतना लेट हो चुका हूँ। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। रीमा को रोता हुआ देख पिंटू बच्चों की तरह बोल पड़ा। पिंटू की बच्चों जैसी बातें सुन हंस पड़ी रीमा। दोस्तों, हमारा समाज इस दौर में है कि अगर पति की मौत हो जाए तो उसकी जिम्मेदार पत्नी को मानते हैं। वही पत्नी की मौत होने पर पति को कोई कुछ नहीं कहता, तुरंत ही उसके दूसरी शादी की बातें होने लगती है। ये सोच होती जा रही है हमारे समाज की। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है? ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।